नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिका के बाद एनएसजी पर भारत को मिला ब्रिटेन का साथ। ब्रिटिश पीएम कैमरन ने समर्थन का दिया भरोसा। 24 जून को सियोल में सदस्यता पर होगा फैसला। बीजेपी ने की कैराना मामले की सीबीआई जांच की मांग। 2 हफ्ते में लोगों को वापस लाने का विधायक संगीत सोम का अल्टीमेटम। एसपी का बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दी दस्तक। गुवाहाटी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जीतने का सपना टूटा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार। रजत से करना पड़ा संतोष। पेनल्टी शूटआउट से हुआ फैसला। और रियो ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे रूसी एथलीट। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन का बैन हटाने से इनकार। पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से दखल की मांग। ब्रिटेन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास को मजबूत समर्थन देने का भरोसा दिया है। इस कदम से एनएसजी की अगले हफ्ते जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उससे पहले भारत को मजबूती मिलेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कल प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत कर समर्थन की पुष्टि की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेताओं ने ब्रिटेन और भारत के रिश्तों की मजबूती पर भी जोर दिया। एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास को अमेरिका से भी बल मिला है, जिसने अन्य सदस्यों को पत्र लिखकर 24 जून को सियोल में होने वाले समूह के पूर्ण सत्र में भारत के प्रयास का समर्थन करने को कहा था। इस प्रतिष्ठित समूह में से अधिकतर देशों ने भारत की सदस्यता का यहाँ समर्थन किया है। वहीं चीन के साथ न्यूजीलैंड, आयरलैंड, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इसमें भारत के प्रवेश के पक्षधर नहीं हैं। भारत एनएसजी में प्रवेश के लिए समूह के सदस्यों से संपर्क साध रहा है। एनएसजी आम सहमति के सिद्धांत के तहत काम करता है और भारत के खिलाफ एक भी देश का वोट उसके प्रयास को बाधित कर सकता है। रणनीतिक रूप से अहम थाईलैंड अब रक्षा और समुद्री मामलों में भी भारत को सहयोग देगा। थाईलैंड ने आपराधिक और आतंकवाद के मसले पर भी भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से ये बहुत अहम है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा की शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और नागालैंड विश्वविद्यालय और चियांग माई विश्वविद्यालय के बीच सहयोग से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत थाईलैंड के कारोबारियों के लिए निवेश के दरवाजे खोलने का आश्वासन दिया। थाईलैंड ने भारत के व्यवसायियों को भी निवेश का न्योता दिया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। So, Prime Minister and I have agreed to force a closer partnership in the fields of defense and maritime cooperation. A partnership to meet our bilateral interests and to respond to our shared regional goal. Prime Minister Modi has agreed to encourage and support Indian business people to come to Thailand to invest, and I also will encourage the Thai private sector to come to India to invest. So we should focus on reducing barriers to trade. लोकतांत्रिक मामलों में लगातार संकट से गुजर रहे थाईलैंड ने भारत के संविधान को थाई भाषा में अनुवादित करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच अगले साल राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होंगे। इस मौके पर दोनों देश अपने यहाँ भारत और थाईलैंड पर्व मनाएंगे। साइबर और कंप्यूटर फोरेंसिक में सीबीआई थाईलैंड के अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी। आपराधिक मामलों में थाईलैंड भारत की सहायता करता रहा है, लेकिन रक्षा और समुद्री मसले पर सहयोग दोनों देशों को काफी करीब ले आया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी और क्षेत्रीय मसलों के अलावा वैश्विक मामलों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र के मामलों में भी अनुभवों को साझा किया और खासकर सांस्कृतिक मामलों में सहयोग बढ़ाने की बात की। भारत ने इसके लिए थाईलैंड के नागरिकों को 2 बार आने जाने के लिए ई वीज़ा देने की घोषणा की है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री आज
बोधगया जाएंगे। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में शुक्रवार को सभी 24 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद, 12 को 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले की लड़ाई कर रही ज़किया जाफरी ने फैसले पर निराशा जताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। अहमदाबाद की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 24 दोषियों को सजा सुनाई। इनमें से 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन्हें सीधे तौर पर हत्या का दोषी माना गया। वहीं 12 लोगों को 7 साल और एक शख्स को 10 साल की सजा सुनाई गई। सरकारी वकील का कहना है कि वो इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जो भी एविडेंस रखा है उनको कोर्ट ने माना और मानने के बाद 24 लोगों को सजा दी गई। उन्होंने उदारता बताई है सजा देने में। इनके सामने हम जरूर हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। इस मामले की पीड़ित ज़किया जाफरी ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए थी। वो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगी। जब ये सब कम सजा मिलने से क्या हुआ कि मेरे को तो तसल्ली नहीं हुई ना, तो मेरे को तो फिर वो तैयारी करना ही पड़ेगी। मेरे लिए तो फिर वही रद्दो मैं चलता रहेगा। गुलबर्ग सोसाइटी पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि वो मायूस हैं, लेकिन फैसले का सम्मान करती हैं। 436 और 149 के तो उसमें भी उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी। तो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी वेरी डाइल्यूटेड जजमेंट, बहुत ही मतलब वीक जजमेंट है और उसको हम जरूर अपील करेंगे। वहीं दोषियों के परिजनों का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। हम आगे की कोर्ट में जाएंगे, कारण कि आज जो सजा दी है वो बिल्कुल निर्दोष लोगों को दिया है और जो भी यहाँ पे आरोपी थे वो सभी के सभी निर्दोष थे। 2 जून को विशेष अदालत ने इस मामले में 24 लोगों को दोषी करार दिया था और 36 लोगों को बरी कर दिया था। 28 फरवरी 2002 को हजारों लोगों की भीड़ ने अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला किया था और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मार डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा था। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने कैराना पलायन मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक संगीत सोम ने लोगों की घर वापसी के लिए सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने ही बीजेपी पर एक बार फिर चुनाव से पहले माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। कैराना पलायन मामले में शुक्रवार को सियासी सरगर्मी उस वक्त बढ़ गई जब मनाही के बावजूद बीजेपी विधायक संगीत सोम ने सरधना से कैराना की ओर निर्भय यात्रा शुरू कर दी। हालांकि इलाके में धारा 144 लागू होने के कारण उन्होंने थोड़ी ही देर बाद इसे रोक दिया। हमने कानून का पालन करते हुए यात्रा स्थगित की है, लेकिन 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ अगर 15 दिन में लोगों का पलायन वापसी नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैराना नहीं कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चेतावनी के साथ मैं बता देता हूँ। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने इस यात्रा का आयोजन नहीं किया है और फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी कोई यात्रा की घोषणा नहीं है और संगीत जी को आग्रह किया गया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले हम लोग आगे तय करेंगे और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसकी प्रतीक्षा करें। उधर इस यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान की अगुवाई में सद्भावना यात्रा को भी पुलिस ने रोक दिया। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए शामली और मेरठ में पहले से धारा 144 लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पलायन से इनकार करते हुए बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। अब चुनाव आ रहा है, इसलिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। और यहाँ तो अब किसी ने पलायन किया ही नहीं, नौकरी अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं। कांग्रेस और कैराना का दौरा कर चुके वाम दलों समेत 5 पार्टियों के नेताओं ने पलायन को सांप्रदायिक रंग देने की आलोचना की। लोग यहाँ रोजगार से जुड़े हुए हैं, रोटी से जुड़े हुए हैं। पलायन अगर हुआ भी है तो उसका संदर्भ अलग है। संदर्भ को काट छांट करके अगर उसको आप मजहब और जाति के चश्मे से देखेंगे, इस मुल्क को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं आप, कतई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री विलेज जब जाते हैं तो बोलते हैं मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, पर बयान क्या आता है कि हिंदुओं का कहां से पलायन हो रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये भी पता करने की कोशिश की कि और जो यात्रा निकाली जाती है कैराना से, तो वो मुजफ्फरनगर होकर क्यों आती है। इस मामले में बीजेपी जांच दल की रिपोर्ट के बाद पार्टी नेताओं ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की और उन्हें
इस बारे में ज्ञापन सौंपा है। इसमें लोगों के पुनर्वास और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई समेत सीबीआई जांच की मांग की है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कैराना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलने की बजाय उन पर सावधानी से काम करने की जरूरत बताई है। देहरादून में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए गृह मंत्री ने कहा कि कैराना मामले में गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगवाई है और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनावों को सांप्रदायिक या ध्रुवीकृत नहीं करना चाहती और अगर कैराना से पलायन के कुछ सबूत हैं तो प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। निजी चैनल टाइम्स नाउ से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा शासन की गुणवत्ता और कानून व्यवस्था का है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि टैंकर घोटाले मामले में वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। वहीं बीजेपी ने एसीबी से इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की मांग की है। वाटर टैंकर घोटाला मामले में दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी एसीबी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने टैंकर घोटाले की जांच में देरी पर केजरीवाल सरकार की भूमिका की जांच की मांग की है। एसीबी ने दोनों शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। इस एस्पेक्ट में भी हम जांच कर रहे हैं कि ये जो कंप्लेंट जब वहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी और कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो एलिगेशंस लगाए विजेंद्र गुप्ता जी ने, इस मामले में भी हम जांच कर रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने विजेंद्र गुप्ता की चिट्ठी पर सवाल उठाए हैं। गुप्ता जी चाहते हैं कि शीला दीक्षित से ध्यान हट जाए और बाकी सारे मुद्दों पे ध्यान आ जाए। वो चाहते हैं दिल्ली का पानी बंद हो जाए, दिल्ली के टैंकर बंद हो जाएं और शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ ना हो। शीला दीक्षित को क्यों बचाना चाहते हैं? दिल्ली सरकार ने इस मामले की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी थी, जिसे उन्होंने एसीबी को भेज दिया है। वहीं शीला दीक्षित का कहना है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। ये मेरा नाम इसलिए लिएगा क्योंकि मैं चेयरमैन थी उस बोर्ड की, लेकिन उस बोर्ड में कोई चेयरमैन डिसीजन नहीं लेता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है जिसमें एक वाइस चेयरमैन भी होता है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त मेंबर्स होती हैं उनके नुमाइंदे होते हैं। पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान टैंकर किराए पर लेने में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। एलजी केंद्र के इशारे पर काम करते हैं और एसीबी एलजी के इशारे पर। जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है तब से यही आरोप लगा रही है। अब टैंकर घोटाले मामले की जांच को लेकर एसीबी की शाख भी दांव पर है, क्योंकि दिल्ली सरकार की इसको लेकर की गई सिफारिश भी एसीबी के पास है और बीजेपी की चिट्ठी भी एसीबी के पास है। अब ऐसे में एसीबी पर निष्पक्ष जाँच का दबाव जरूर होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया। बीते 4 दिनों में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ की ये तीसरी घटना है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि देश में खुफिया व्यवस्था मजबूत हुई है। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें मार रहे हैं और आगे भी उन्हें निष्क्रिय करने का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड में गिरिडीह में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। इसके अलावा एक जवान घायल भी हुआ है। मुठभेड़ के वक्त सीआरपीएफ की एक टीम पाथलगढ़ा के जंगलों में तलाशी अभियान पर थी। इस दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ कई घंटों तक जारी रही। जवाबी कार्रवाई में कई नक्सलियों को भी गोली लगने की खबर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज सरोकार में बात नई शिक्षा नीति की। देश ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने
फंडामेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग शायद उनके दिमाग में प्रायोरिटी में शायद नहीं आया है अभी तक। जो समस्याएं खड़ी हुई हैं देश में विषमता की शिक्षा में, तो वो विषमता की समस्या 2 साल में नहीं खड़ी हुई है, वो 60 साल की शिक्षा नीति के दौरान खड़ी हुई है। अगर देश के डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में प्रोमिनेंट जगह रखती है शिक्षा, तो आपको शिक्षा के स्थायी ढांचे बनाने पड़ेंगे। रिपोर्ट कई बीमारियों का ठीक मूल्यांकन करने के बाद उसकी दवाई नहीं बताती है। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में हम सिंक्रेटिक की बात करते हैं। भारत जैसी जगह पर हमें सिंक्रेटिज्म की ज्यादा जरूरत है और उसको एम्फसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत के चालू खाते का घाटा 7 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 की आखिरी तिमाही में ये जीडीपी का 0.1% रहा। इसकी वजह व्यापार घाटे में कमी है। देश में चालू खाते का घाटा घटकर 0 के करीब पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच ये घाटा कम होकर $30 करोड़ पर आ गया है। पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच ये आंकड़ा $7.1 अरब का था। चालू खाते का घाटा विदेशी मुद्रा देश में आने और यहाँ से बाहर जाने के बीच का अंतर दिखाता है। Without cutting down on capital expenditure plan or without cutting down on revenue expenditure, this has been achieved. So Indian expenditure on planned or non-planned expenditure has not been cut down at all, but we were able to achieve this. That clearly proves that the direction with which this government is going. व्यापार घाटे में कमी के चलते चालू खाते का घाटा कम हो रहा है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच ये $24.8 अरब रहा। एक साल पहले इसी अवधि में ये $31.6 अरब था। वित्त वर्ष 2015-16 पर गौर करें तो चालू खाते का घाटा $22.1 अरब रहा। 2014-15 में ये आंकड़ा $26.9 अरब था। देश से बाहर काम करने वाले श्रमिकों की ओर से भेजे जाने वाली रकम में भी कमी आई है और जनवरी से मार्च के बीच ये $15.7 अरब रही। कि ऑयल प्राइसेस कम हो गई हैं। ओवर ए पीरियड ऑयल प्राइसेस काफ़ी डाउन आई हैं। $120 बैरल होता था जो आज की डेट में 40 और 45 बैरल के बीच में डॉलर बैरल पे है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे इंपोर्ट का बिल बहुत कम हो गया है। इससे पहले 2013 में चालू खाते का घाटा रिकॉर्ड स्तर पर जीडीपी के 4.8% पर पहुंच गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी काफ़ी हद तक कम हुए कच्चे तेल की दामों की वजह से दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तेल की कीमतों में मजबूती देखी जा रही है, जिससे भविष्य में भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन छोड़ने की अटकलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार वॉलेटाइल बना हुआ है। दिल्ली से कैमरामैन जितेंद्र के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है और इसी के मद्देनजर चीनी के निर्यात पर 20% का शुल्क लगा दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि निर्यात शुल्क लगने से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें काबू में रह सकती हैं। खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान सरकार हरकत में आई है। घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों पर लगाम लगाने के लिहाज से सरकार ने चीनी के निर्यात पर 20% शुल्क लगा दिया है। गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे की वजह से खेती पर असर पड़ने की संभावना है। पैदावार कम होने की आशंका के चलते ये कदम उठाया गया है। 6 महीने पहले 30 रुपए किलो मिल रही चीनी के दाम अभी 40 रुपए किलो हैं। एक तरफ सूखे की वजह से गन्ने की पैदावार में कमी और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के लगातार बढ़ते दाम, लिहाजा सरकार को इस बात की आशंका थी कि व्यापारी निर्यात को बढ़ा सकते हैं। जानकारों का मानना है कि नई खेप आने के बाद कीमतें काबू में रह सकती हैं। अगर आप एक्सपोर्ट को नहीं रोकती हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर प्राइसेस और बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लोग यहाँ पर सप्लाई करने के बजाय एक्सपोर्ट करना पसंद करेंगे और उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये एक अच्छा कदम है। भारत ने मौजूदा व्यापारिक वर्ष में अभी तक 16 लाख टन चीनी निर्यात की है। इस साल सूखे की वजह से 25 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हो सका। इसमें पिछले साल के मुकाबले 3 लाख टन की कमी आई है। भारत चीनी उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर ब्राजील है। लेकिन ब्राजील से सप्लाई बाधित होने की वजह से पिछले कुछ महीनों में चीनी के दामों में करीब 50% की वृद्धि हुई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
देश में बने ट्रेनर एयरक्राफ्ट का कल बेंगलुरु में उद्घाटन हो गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। 2 सीट वाले हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। 31 मई को एयरक्राफ्ट ने पहली बार उड़ान भरी थी। इसका उपयोग तीनों सेनाओं में शुरुआती प्रशिक्षण के लिए होगा। माना जा रहा है कि वायुसेना 70 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदेगी और इसे 2018 तक ऑपरेशनल मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा पहुंचने के साथ ही तीनों राज्यों में कल जोरदार बारिश हुई, जबकि राजधानी दिल्ली को अब भी गर्मी से राहत का इंतजार है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटवर्ती कर्नाटक और केरल में आज भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मानसून पूर्व छिटपुट बारिश का सिलसिला भी जारी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी शुक्रवार को बारिश हुई, तो पंजाब के अमृतसर में बारिश से सुहाना मौसम हो गया। हालांकि राजधानी दिल्ली में तापमान 39.5 डिग्री पहुंचने और उमस भरे मौसम से लोग बेहाल रहे। कोलकाता में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री, चेन्नई में 37.1 डिग्री और मुंबई में 35.1 डिग्री दर्ज किया गया। तो एक तरफ लोग गर्मी से राहत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश से जगह जगह पानी भर गया है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप हो गई है और जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव को दूर करने के लिए किसी तरह की मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि दोनों देशों को तोरखम सीमा क्रॉसिंग पर तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तोरखम सीमा क्रॉसिंग पर इस हफ्ते दोनों की तरफ से गोलीबारी हुई है और इसमें 2 अफगान सीमा रक्षकों और एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे। संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। इस सीमा पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। पाकिस्तान लंबे वक्त से अफगानिस्तान से लगती करीब 2200 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान सीमा पर किसी तरह के निर्माण के विरोध में। इराक के फालूजा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फालूजा की ज्यादातर सरकारी इमारतों पर सेना ने कब्जा कर लिया है। करीब 4 हफ्तों की लड़ाई के बाद सेना को यह कामयाबी हासिल हुई। इराकी सेना ने इसे बड़ी जीत करार दिया है। सेना फालूजा के बचे इलाकों को आतंकवादियों से आज़ाद कराने की पुरजोर कोशिश में भी जुटी हुई है। हालांकि कई जगहों पर उसे कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। फालूजा पिछले 2 सालों से IS के कब्जे में है। सेना ने इस शहर पर फिर से नियंत्रण के लिए मई में कोशिशें शुरू की थी। बगदाद से महज 30 मील दूर इस शहर पर 2014 में इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया था। भारतीय हॉकी टीम का पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हरा दिया। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मैच का नतीजा पेनल्टी शूटआउट से निकला। दोनों ही टीमें 60 मिनट तक गोल करने में कामयाब नहीं रही। पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिखा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले दोनों ही चांस को गोल में तब्दील कर दिया। वहीं भारतीय खिलाड़ी पहले दोनों ही अवसरों को गोल में नहीं पलट सके। पेनल्टी शूटआउट में भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ही एकमात्र गोल कर सके, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जालेवस्की, BL और आकड़ ने गोल कर सफलता हासिल की। मैच के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी को पेनल्टी शूटआउट में दूसरा मौका दिए जाने के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, जिसकी वजह से अंतिम रिजल्ट की घोषणा देरी से हुई। हालांकि बाद में ऑस्ट्रेलिया को विजेता घोषित किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी। बेहतरीन खेल के बावजूद भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 1982 में भारत ने कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे पहला T20 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच कुल 3 T20 मैच खेले जाने हैं। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद अब टीम इंडिया T20 में भी सभी मैच जीतना चाहेगी। धोनी की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। टीम इंडिया ने अब तक जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में उसे जीत मिली है, जबकि एक मैच जिम्बाब्वे जीतने में कामयाब रहा। पिछले T20 मैच में जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया को मात दे दी थी। रूसी एथलीटों पर रियो ओलंपिक के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एथलेटिक्स की दुनिया की गवर्निंग बॉडी IAAF ने तय किया है कि रूस पर नवंबर से लगे प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा, जो राज्य प्रायोजित डोपिंग के आरोपों के बाद लगाए गए थे। राष्ट्रपति पुतिन ने फैसले को निराशाजनक बताते हुए डोपिंग उल्लंघन में राज्य के शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने रियो खेलों में हिस्सा लेने पर रोक लगाए जाने के मामले में
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से दखल की मांग की है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए अगले मंगलवार को लुसाने में ओलंपिक के आला अधिकारियों की एक बैठक भी होनी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन का कहना है कि फैसला आम सहमति से लिया गया है और इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। Well, the council is made up of 26, 27 people from all four corners of the globe. The decision was unanimous. Politics was not playing a part in that room today. The criteria that was established at the time of the provisional suspension was very clear. It was unambiguous. और एक बार फिर से हेडलाइंस पर नजर। अमेरिका के बाद एनएसजी पर भारत को मिला ब्रिटेन का साथ। ब्रिटिश पीएम कैमरन ने समर्थन का दिया भरोसा। 24 जून को सियोल में सदस्यता पर होगा फैसला। बीजेपी ने की कैराना मामले की सीबीआई जांच की मांग। 2 हफ्ते में लोगों को वापस लाने का विधायक संगीत सोम का अल्टीमेटम। एसपी का बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दस्तक। गुवाहाटी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जीतने का सपना टूटा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार रजत से करना पड़ा संतोष। पेनल्टी शूटआउट से हुआ फैसला। रियो ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे रूसी एथलीट। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन का बैन हटाने से इनकार। पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से दखल की मांग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश देशांतर। नमस्कार।